हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर 10 मिनट कानून की कक्षा। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमारा होने वाला है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमसे पूछा जाता है। इसका मतलब क्या है, कौन से सेक्शन में दे रखा है, क्या इसमें दे रखा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। चलिए, तो अब हम लोग आ जाते हैं। सबसे पहले तो भाई लास्ट क्लास में स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी किया था, मुझे बता दो उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, है ना। चलिए हम लोग चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो क्या बात कर रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेट करने का जनरल जो अगर हम मतलब देखते हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या होता है कि ये बता रहा है कि आपका ये एक तरीका है कि हम क्या कर रहे हैं, अपना जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं। अच्छा, डिस्चार्ज करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन जो वो कंप्लीट कर ली है ना। डिस्चार्ज मतलब कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो वो खत्म भी हो रहा है। क्यों यहाँ पे क्यों हो रहा है कि कुछ ऐसे सुपरवीनिंग इवेंट्स हो रहे हैं जिनकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस है वो इम्पॉसिबल बन गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है, कि जब हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां आन पड़ी हैं कि अब हम उस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी ऑब्लिगेशंस हमने अज्यूम की थी वो हम पूरी नहीं कर सकते, तो वो पार्टी रिक्वेस्ट करती है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट करना चाहते हैं। ये जो डॉक्ट्रिन है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि भाई लॉ जो है वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को कंपेल नहीं करेगा वो काम करने के लिए जो अब इम्पॉसिबल हो चुका है परिस्थितियों के चलते। ठीक है, क्लियर है। इंडिया में ये डॉक्ट्रिन है, ये कॉमन लॉ प्रिंसिपल्स पे भी बेस्ड है, लेकिन इसे हमने सेक्शन नंबर 56 में जो है वो एम्बॉडीड भी कर रखा है। सेक्शन नंबर 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब हम देखें कि हमारे पास मैक्सिम कौन सी हैं जो फ्रस्ट्रेशन से रिलेट करती हैं। एक आती है लेक्स नॉन कॉजिट एड इम्पॉसिबलिया, तो मतलब लॉ क्या है, कंपेल नहीं करे एक इंसान को वो करने के लिए जो वो पॉसिबली नहीं कर सकता है। दूसरी आती है इम्पॉसिबलम नला ऑब्लिगेटियो एस्ट, जिसका मतलब क्या है, आपके ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है इम्पॉसिबल काम करने की। ये दोनों मैक्सिम्स जो हैं बेहद इंपॉर्टेंट हैं, चाहे इन्हें स्टार मार्क कर लो, कहीं पे लिख लो। मैं कह रही हूं कि मैक्सिम्स में से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, ठीक है। अब वो चाहे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की मैक्सिम्स हो, फिर चाहे हमारे टॉर्ट्स की मैक्सिम हो, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन जो हमारा यूजीसी नेट का फॉर्म करता है वो हमारी मैक्सिम्स होती हैं। चलिए, फिर आता है सेक्शन नंबर 56। अब सेक्शन नंबर 56 जो है वो हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आप अगर चाहें तो मैं आप लोगों को एक बार दिखा भी देती हूँ कि सेक्शन नंबर 56 जो है वो किसकी बात करता है। देखिए हम लोग एक बार यहाँ पे कि सेक्शन नंबर 56 जो है वो क्या बात कर रहा है। चलिए करते हैं हम लोग एक बार यहाँ पे सेक्शन नंबर 56 खोल ही लेते हैं। सेक्शन नंबर 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये रहा सेक्शन नंबर 56। जनरली पहला जो इसका 3 पैराग्राफ है उसमें से पहला पैराग्राफ है वो क्या बात कर रहा है कि कोई भी ऐसा अग्रीमेंट जो कि इम्पॉसिबल एक्ट को करने के लिए कह रहा है वो अग्रीमेंट वॉइड होगा। बेहद इंपॉर्टेंट चीज, तो पहला जो पैराग्राफ है वो उन चीजों को वॉइड डिक्लेयर कर रहा है जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, यही हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, हमारे एक मिनट स्टूडेंट्स, इसको मुझे बंद करना पड़ेगा फिर ही हमारा नोट चल पाएगा। ये रहा अग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट। तो ये किसकी बात कर रहा है, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी की। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि ऐसा अग्रीमेंट जो कि ऐसा एक्ट करने के लिए बोल रहा है जो कि इम्पॉसिबल है तो वो क्या होगा, वॉइड एब इनिशियो, स्टार्टिंग से वॉइड होगा। कि फॉर एग्जाम्पल ए एग्री कर रहा है बी के साथ कि भाई मैं क्या करता हूँ, मैजिक से खजाना ढूंढ के निकालता हूँ। मैं आपको बोलूँ कि मैजिक से मैं आपका जेआरएफ निकलवा दूंगी, तो क्या ये अग्रीमेंट जो है वॉइड नहीं होगा अपने आप में, मुझे बताओ, इम्पॉसिबल है ना, यस और नो, तो अग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा। तो ये पार्ट जो है उस इम्पॉसिबिलिटी से डील करता है जो कि बनते टाइम एग्जिस्ट करती थी कि भाई पहले से ही वो चीज क्या थी, इम्पॉसिबल थी। फिर आता है दूसरा पैराग्राफ जो कि बात करता है कॉन्ट्रैक्ट बिकमिंग इम्पॉसिबल और अनलॉफुल आफ्टर फॉर्मेशन। तो ये सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी की बात करता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसे एक्ट के लिए
विच आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिकम्स इम्पॉसिबल, या फिर अनलॉफुल बन रहा है क्योंकि कोई ऐसा इवेंट हो गया है विच द प्रोमिसर कुड नॉट प्रिवेंट, मतलब प्रोमिसर के हाथ में नहीं था और वो इवेंट जो है बकर हो गया है, तो वो चीज जो है वो क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। व्हेन द एक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल, वॉइड तभी होगी जब एक्ट इम्पॉसिबल या अनलॉफुल बनता है। एक मिनट, चलिए ये रहा, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट विच आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिकम्स इम्पॉसिबल, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद वो चीज ऐसी हुई है। ठीक है, फिर आ रहा है हमारा थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ जो है वो जनरली किसकी बात करता है स्टूडेंट्स, ये बात करता है कि अगर एक पर्सन ने प्रॉमिस किया था कि वो क्या करेगा, टू डू समथिंग विच ही न्यू और विद रीजनेबल डिलिजेंस वुड हैव नोन एंड विच द प्रॉमिस ही डिड नॉट नो टू बी इम्पॉसिबल और अनलॉफुल, मतलब कि मैं प्रॉमिसर थी, मुझे या तो पता था कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है, अनलॉफुल है, या फिर मैं अगर थोड़ा बहुत ही अपना दिमाग यूज़ करती तो मैं पता लगा सकती थी कि भाई ये करना इम्पॉसिबल है, तो वो जो प्रॉमिसर है उसको क्या करना पड़ेगा, अब प्रॉमिसी को जो भी लॉस हुआ है उसके लिए कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहला अग्रीमेंट इलस्ट्रेशन क्या है, ए बी के साथ अग्री करता है कि वो ट्रेजर से मैजिक से ट्रेजर डिस्कवर करेगा, मैजिक से, अग्रीमेंट वॉइड है। दूसरा क्या बात कर रहा है कि ए और बी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि मैं आपसे क्या करूंगा, शादी करूंगा, लेकिन टाइम जब फिक्स हो मैरिज का उससे पहले ए जो है वो पागल हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन गया, इम्पॉसिबल। ठीक है, ए बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं आपसे शादी करूंगा, लेकिन ही वॉज ऑलरेडी मैरिड टू सी, तो देयरफॉर फॉरबिडन बाय लॉ, है ना, कि भाई वो शादी नहीं कर सकता, तो उसे कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा बी को, जो भी उसे लॉस हुआ है नॉन परफॉर्मेंस ऑफ हिज प्रॉमिस से। तो ये हमारा क्या है, जो कॉम्पनसेशन है उसकी बात कर रहा था। आज इसको कुछ तो हो गया है, चलिए हाँ ठीक है। फिर आ रहा है कॉम्पनसेशन, जब एक पार्टी को पता था कि दूसरी पार्टी के, और दूसरी पार्टी को नहीं पता था कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है, भाई प्रॉमिसर आपको पता था कि कॉन्ट्रैक्ट या तो अनलॉफुल है या फिर कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस जो है वो इम्पॉसिबल है, तो मुझे बताओ, आपने या तो मुझे बताना चाहिए था, और अगर आपने मुझे नहीं बताया तो अब आपको मुझे जो प्रॉमिस है वो देना, जो कॉम्पनसेशन है वो देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अभी जो फ्रस्ट्रेशन की डॉक्ट्रिन है ये कहाँ अप्लाई करती है, पहली बात तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, दूसरा कोई इवेंट जो है वो फॉर्मेशन के बाद होना चाहिए। तीसरा, अब जो इवेंट है वो पार्टीज के कंट्रोल के बाहर होना चाहिए, अगर कंट्रोल में है तो फिर डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कैसे अप्लाई करेगी। इवेंट जो है वो एक्चुअली में डिस्ट्रॉय कर रहा है वो आधारभूत जिसपे कॉन्ट्रैक्ट बेस था, और परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो जाती है उस कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, क्लियर है। फ्रस्ट्रेशन जो है सिर्फ ये नहीं है कि भाई मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरे को बहुत दिक्कत होगी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने में, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली में ऐसी परिस्थितियों की बात करता है कि भाई मैं चाह के भी परफॉर्म नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, अगर हम देखें कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, तो इंग्लिश कॉमन लॉ से हुआ था, एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस टेलर वर्सेस कैल्डवेल के केस में हम देखते हैं कि इसका ओरिजिन देखा गया था। ठीक है, इस केस ने ही डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी या फिर फ्रस्ट्रेशन की जो फाउंडेशन है वो लेड डाउन की थी। ठीक है, यहाँ पे एक म्यूजिक हॉल हायर किया गया था कॉन्सर्ट के लिए, और कॉन्सर्ट हो पाता उससे पहले हॉल डिस्ट्रॉय हो गया, दोनों पार्टीज में से किसी भी एक पार्टी की फॉल्ट नहीं थी, तो फिर यहाँ पे ये बोला कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया है, क्योंकि जो हॉल की एग्जिस्टेंस है वही एक्चुअली में फाउंडेशन था कॉन्ट्रैक्ट का, और अब वो जो है खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे इस केस ने इम्प्लाइड कंडीशन का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो it will cease to bind if performance becomes impossible due to destruction of subject matter ही यहाँ पे खत्म हो गया। हमने क्या करना था, यहाँ पे हमने हॉल लेना था कॉन्सर्ट के लिए, हॉल ही खत्म हो गया, तो कहीं का कॉन्सर्ट होगा अब यहाँ पे, है ना। हमारे पास जो इंडियन लीडिंग केस लॉ है वो आता है सत्यव्रता घोष वर्सेस मुगनी राम बैंगर एंड कंपनी 1954 का। यहाँ पे क्या हुआ था,
सेल का एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया था लैंड का, ठीक है, जिसमें ये था, इसमें रिक्वायरमेंट ये थी, रिक्वायर्ड डेवलपमेंट वर्क बिफोर द कन्वेंस, कन्वेंस डेट से पहले कुछ डेवलपमेंट वर्क होना था। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई तो गवर्नमेंट ने लैंड को रिक्विजिशन कर लिया, और जो प्रोमिसर था उसने क्लेम किया कि कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक रूल ऑफ पॉजिटिव लॉ है, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन तब अप्लाई करती है जब अनफोर्सिन इवेंट डिस्ट्रॉय करता है कॉन्ट्रैक्ट का बेसिस, सिर्फ डीले और टेम्पररी इम्पॉसिबिलिटी फ्रस्ट्रेशन में नहीं आता। और क्योंकि गवर्नमेंट का रिक्विजिशन टेम्पररी है तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन नहीं अप्लाई करेगी। कोर्ट को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी होती है, क्या सुपरवीनिंग या फिर सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी होती है। एक और हमारे पास लीडिंग केस लॉ आता है क्रेल वर्सेस हेनरी 1903। यहाँ पे क्या किया गया था, एक कोरोनेशन प्रोसेस हो रहा था किंग का, उसके लिए रूम रेंट किया गया था। अब कोरोनेशन प्रोसेस ही कैंसिल हो गया किंग का किसी वजह से, तो वो जो रूम रेंट करने का पर्पस था वही डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम मानेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो गया है, फ्रस्ट्रेट हो गया है, ठीक है। तो एसेंशियल कंडीशंस क्या क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, सुपरवीनिंग इवेंट होना चाहिए, इवेंट किसी भी फॉल्ट ऑफ ईदर पार्टी के द्वारा नहीं होना चाहिए, परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो रही है, इम्पॉसिबिलिटी टेम्पररी नहीं होनी चाहिए पहली बात तो, और आपने खुद ने वो जो इम्पॉसिबिलिटी है वो इंड्यूस नहीं की जानी चाहिए, ठीक है। इवेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की फाउंडेशन हिला रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अच्छा, कब कब अप्लाई नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट बढ़ गई है या कमर्शियल हार्डशिप है इसलिए आप सेक्शन नंबर 56 नहीं इन्वोक कर सकते हो। अच्छा, अगर एक पार्टी का फेलियर है नेग्लिजेंस की वजह से तो भी अप्लाई नहीं करेगा। सेल्फ इंड्यूस्ड इम्पॉसिबिलिटी अभी मैंने बताया, टेम्पररी डिले या इनकन्वीनियंस में भी अप्लाई नहीं करेगा। और जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में एक फोर्स मेजर क्लॉज है कवरिंग द सिचुएशन, अब आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो फोर्स मेजर क्लॉज है ये क्या बात कर रहा है। अच्छा, कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, ये एक क्लॉज इंसर्ट कर लेते हैं। ये क्लॉज जो है वो किसकी बात करता है, ये वो कंडीशंस बताता है कि भाई इन इन सिचुएशंस में हम क्या करेंगे। जैसे भाई कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स ये जो क्लॉज ये बता देता है कि नेचुरल डिजास्टर हो गए, वॉर हो गए, या फिर अगर लगा लो गवर्नमेंट एक्शंस हैं जिनसे जो नॉन परफॉर्मेंस है वो क्या की जा सकती है। नॉन परफॉर्मेंस जो है इट कैन अंडर दैट एक्सक्यूजेस नॉन परफॉर्मेंस अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, ठीक है, क्लियर है। वैसे तो फोर्स मेजर जो है क्लॉज टिपिकली ये बताता है कि जो इवेंट्स हैं जो फोर्सिबल होते हैं, एक्सप्लिसिटली लिस्टेड होते हैं, तो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो है अनफोर्सिबल इवेंट्स को कवर नहीं करती है, क्लियर है। तो इंडियन कोर्ट्स ने रिकॉग्नाइज किया है इसको एज अ पोटेंशियल ग्राउंड फॉर फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये एक्चुअली में एक तरीके से विल नॉट अप्लाई जब यहाँ पे एक फोर्स मेजर ऑलरेडी है। इसको हम नॉट अप्लाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई इसमें ऑलरेडी कंडीशंस दे रखी है कब कब हम एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट का पालन नहीं करेंगे। साफ सिंपल बात ये है, क्लियर है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ये अपना क्या था स्टूडेंट्स, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जिसमें से क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बार पूछे जाते हैं और काफ़ी रिपीटेड पूछे जाते हैं। आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू एंड मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।